हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं अमित कुमार चतुर्वेदी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 295। इनका ऑप्शनल है हिस्ट्री। हम इनसे पूछेंगे कि एक इंजीनियर होने के साथ साथ किस तरीके से झुकाव ह्यूमैनिटीज की तरफ या फिर आर्ट्स के ऑप्शनल की तरफ बढ़ता है। क्या ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं या फिर और भी फायदे। तो सबसे पहले अमित, बहुत बहुत बधाइयां ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। अब मैं सीधा आऊंगा सवाल जवाब के सिलसिले में। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हर एस्पिरेंट के सफर में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है, बल्कि एस्पिरेंट्स के ज्यादा पेशेंस या फिर टेस्ट लिया जाता है उसका कदम कदम। आपके इस सफर से क्या टेक अवे है, आप अगर एक लाइन में अपनी पूरी जर्नी को समराइज करना चाहे तो। सर ये एक समझ है मेरी कि इंसान को अपना काम करना है, बाकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली फॉल प्लेस मैंने हिसाब से अपने हिसाब से सही या गलत हो जाएंगी, जो भी सरकमस्टांसेस है हमारी। तो एक तो पहली चीज़ काम करना है। दूसरी चीज़ की मतलब इस रिजल्ट से अपने आप को मतलब कमज़ोर या सही शक्तिशाली नहीं समझना है। जो सेलेक्ट हो गए उनको ये नहीं समझना है कि वो सर्वे सर्वा हैं, और जो नहीं हुए उनको ये नहीं समझना है कि वो गलत हैं। किसी तरीके से चीज़ें हैं, काम करनी है, एक समय के बाद ज़रूर ही सफलता मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो कुछ और मिलेगा। सर ये एग्ज़ाम है, सिंपल सा मेरी ये समझ है सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसको सिर्फ एग्जाम की तरह लें, ये ना लें कि इससे अगर इसके पार तो जिंदगी शुरू और इसके पार नहीं तो जिंदगी खत्म। वो तो नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं। ये एक एग्ज़ाम है सर, सिर्फ एग्ज़ाम। तो ये एग्जाम है, इसको एग्जाम की तरह लेना है। अब इससे सवाल आता है अमित, आप केमिकल इंजीनियर, आपने एनआईटी राउरकेला से केमिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद एकदम से ये तब्दीली आती है, आप हिस्ट्री की तरफ रुझान रखते हैं, आप अपना ऑप्शनल हिस्ट्री लेते हैं। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है जो अच्छे खासे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद ये एकदम से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्या चेंज आता है माइंडसेट में कि वो ऑप्शनल लेते हैं अपना कुछ ह्यूमैनिटीज से संबंधित। सर इसका अगर सीधा लिंक देखें हम लोग तो ये है कि एक्चुअल में 12वीं के बाद सभी को इंजीनियरिंग करनी होती है। अपनी चॉइस की सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ता। मुझे अगर इतिहास पसंद है तो मैं बीए हिस्ट्री नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बहुत मतलब उम्दा चीज़ नहीं है। मेरे माता पिता सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करेगा, नौकरी करेगा, अच्छी चीज़ है। तो एक तो पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ है कि सर इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट, एक तो केमिकल इंजीनियरिंग था भी नहीं सिविल सर्विसेज में, और मेरा मन भी बना, थोड़ा मन था इंजीनियरिंग के समय ग्रेजुएशन के टाइम, बट मेरा बेसिक जो मतलब इरादा मैंने किया वैसा कि इस सब्जेक्ट को परस्यू करना है, वो किया नौकरी करते टाइम। तो उस समय जो सही लगा, जो सब्जेक्ट समझ में आया कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ सकता हूँ कंटिन्यूअसली जितना भी मन करे मेरा, क्योंकि लोगों ने कहा कि सब्जेक्ट टफ है, बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, याद नहीं कर पाओगे। बट मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ जिसे मैं 5 घंटे दिन में पढ़ सकता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, रादर दैन कि एक ऐसे सब्जेक्ट लेना जिसे मैं 1 घंटे ना पढ़ पाऊँ और वो स्कोरिंग हो, तो शायद मैं उसमें स्कोर ना कर पाऊँ। तो खैर मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। बाकी मुझे हिस्ट्री पढ़ के कभी ये नहीं लगा कि ये गलत है या फिर ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। मुझे अच्छा लगता था सर, पढ़ना अच्छा लगता था हिस्ट्री। तो सबसे बड़ी चीज वो है कि ऑप्शनल वो जो मन भाई, अगर आपके मन को सर नहीं भा रहा है अपनी तो ऑप्शनल बेकार। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है सर। एक्चुअल में मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने क्लियर किया है। उनका था कि एक मशीन जैसे वो पढ़ते हैं, पढ़ा उन्होंने, कोई भी सब्जेक्ट चुना जो इजी है। मैथ्स अगर मार्क्स ला रहे तो मैथ्स लिया, पढ़ा और निकल गए। सर मेरे साथ वैसा नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट को मशीन की तरह पढ़ पाऊँ। अपनी रुचि नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। GS3 सर इसीलिए मेरा कमज़ोर भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे बहुत रुचि नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता हूँ उतने अच्छे से, और शायद वो मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हो। तो वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, जो जिस तरह से मेहनत कर पाए। चलिए, सामान्यता जैसे जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो अगर ऑप्शनल का चुनाव करना चाहें तो उनके लिए कौन कौन से मापदंड होने चाहिए, कौन से डायमेंशंस पर उनको फोकस करके ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए। सर सबसे पहला तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा ये कि एक ऑप्शनल की मटेरियल जो अवेलेबिलिटी है, जो कोचिंग वगैरह है, अगर आप कोई ऑप्शनल ऐसा लेते हैं, अगर आप घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल ऐसा लेते हैं जिसकी आपको लगती है कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैथ्स वगैरह में कुछ लोगों को लगता है, फिर या फिर एकदम ही नया लोगे आप, जैसे फिलोसफी वगैरह में कुछ लोग कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं, तो आप वैसा मत लो कि जो आप कोचिंग घर पे ना मिल पाए। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो तब की बात कर रहा हूँ मैं। उस तरह से मेन तो सर मेरे हिसाब से इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो लोग आज की डेट में, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि हर ऑप्शनल से लोग क्लियर कर रहे हैं। तो वैसा नहीं कि कोई ऑप्शनल छोटा है, बड़ा है और किस साल चल रहा है, ये सब सोचेंगे तो सर एग्जाम ही नहीं क्लियर होगा। जैसा आपने बताया कि ये काफी बड़ा ऑप्शनल है, काफी लेंदी है, याद करने में परेशानी है,
तो आपका क्या रणनीति रही? आपने किस तरीके से इसको याद करने का प्रयास किया, या फिर कितना समय लगा आपको पूरी तैयारी करने में हिस्ट्री की? सर जैसे मैंने पिछले बार ही मेंस लिखा था, तो उस समय उसके कुछ दिन पहले मैंने कोचिंग वगैरह खत्म की थी हिस्ट्री की। उसके बाद जनवरी 2000 ये मैं 2018 अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ, तो जनवरी 2018 से लेकर मुझे प्रीलिम्स का डर बहुत था, तो मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई की 6 महीने, जून तक। तो हुआ क्या कि हिस्ट्री ने बैक सीट ले ली, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे क्या पढ़ना, आगे रणनीति बनानी है। ये चीज़ मेरे मार्क्स में भी दिखा, मेंस में 230 नंबर ही थे। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि चीज़ों को, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ठीक है, रटना बहुत है, बहुत चीज़ें याद करनी है, बट एक कॉन्टेक्स्ट है उसका जो समझना है, जो चीज़ें समझ के भी लिखी जा सकती हैं, और वो पेपर में भी दिखता है, क्योंकि पेपर बहुत फैक्चुअल नहीं होता हिस्ट्री का, बहुत एनालिटिकल होता है। तो उसके बाद मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, टुकड़ों में बांटना शुरू किया, क्योंकि मुझे याद जल्दी नहीं होता है चीज़ें। तो मैंने उनको टुकड़ों में बांटा कि इतना इतना पढ़ना है, हाँ ये पॉइंट्स तो ज़रूर लिखने हैं। अगर कोई एक ब्रॉड टॉपिक है तो पहले उसमें 5 पॉइंट बनाऊंगा, फिर उसके बाद उन 5 पॉइंट का डिटेलिंग करना है। तो मेरी ये रणनीति रही है सारे सब्जेक्ट्स में, इनफैक्ट नॉट ओनली हिस्ट्री बट बाकी में भी। तो शायद ये मुझे हेल्प किया होगा, मुझे लगता है। अब इससे एक और बात आती है आपकी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या इंप्रूवमेंट की कि आप मेंस तक पहुंच गए? सर पहला अटेम्प्ट मेरा ये था कि मैं नौकरी कर रहा था उस समय, और मुझे पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम के लिए, मतलब प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ा जाता है। मुझे पता था कि एग्ज़ाम में क्या पढ़ते हैं, मैंने किताबें खरीदी थी, मैं कुछ कुछ पढ़ रहा था, बट पता नहीं था। बट एक होप था कि हाँ भाई चलो प्रीलिम्स हो जाएगा तो आगे देखेंगे। लोगों ने कहा कि दे दो, क्या दिक्कत है, 6 अटेम्प्ट। तो मैंने दिया, मुझे 30 या 40 नंबर आए थे, मुझे याद भी नहीं है कितने। मैं 1 घंटे में पेपर देकर निकलना चाह रहा था। तो अगले अटेम्प्ट पर सर मैंने प्रीलिम्स पर एक्सक्लूसिवली फोकस किया कुछ टाइम, और मतलब वो इफेक्टिवली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता, सेकंड अटेम्प्ट जो है। और एक चीज प्रीलिम्स में मुझे ये फायदा लगता है ना, कि अगर आप एक बार सॉलिड फोकस कर सकते हैं ना, तो उसको आप करके, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर किस्मत बुरी रही, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना भी पड़ा, तो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत डर और बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगता है एज कम्पेयर टू मेंस, जो ज्यादा डायनामिक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेंस थोड़ा ज्यादा डायनामिक है, और हर साल ईयर ऑन ईयर प्रिपरेशन को बिल्डअप करना पड़ता है मेंस के लिए। प्रीलिम्स में वो चीज नहीं है, अगर किसी का प्रिपेयर्ड है तो महीने भर में पढ़ के भी दोबारा प्रीलिम्स लिख सकता इसमें एक और हिस्सा होता है प्रीलिम्स का, सी सेट। है। जी सर। आपको क्या लगता है ये जो सी सेट है, जनरली लोग ऐसा कहते हैं अरे आप तो इंजीनियर हैं, आपके लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप, मैं ह्यूमैनिटीज का हूँ, या फिर इस तरीके का कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बांट दी जाती है कि आपके लिए आसान है, हमारे लिए कठिन है, और इसको एक बायस एंगल से देखा जाता है। आपके अनुसार ये सी सेट की क्या कहानी है? क्या इंजीनियर्स के लिए आसान होता है? सर ऐसा है कि अगर कोई इंजीनियर कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे मैंने आईटी सेक्टर में नौकरी की है एज ए कंसल्टेंट, तो उसके इंटरव्यूज वगैरह के लिए इन सब चीज़ों को तैयार करना पड़ता था। लेकिन अगर कोई इंजीनियर सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जब तक केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी तब तक तो सीसैट कभी पिक्चर में आया ही नहीं था कि सीसैट की भी कुछ, मतलब इस तरह की मैथ्स और इंग्लिश भी कुछ करना है। तो ये भी सर एज अ पेपर इसको भी तैयार करना जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है लास्ट ईयर स्पेशली 2019 में, कि बहुत बच्चे, मतलब साथ के मेरे दोस्त थे जो फेल हो गए सीसैट में, और उस कारण से उनका प्रीलिम्स नहीं निकला इंटरव्यू देने के बावजूद। तो वो थोड़ा सा, मतलब बेकार में इंसान फेल हो जाता है पेपर में, वो चीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा एफर्ट चाहिए उसके लिए। बाकी सर इंजीनियर नॉन इंजीनियर वाली कोई बात नहीं है। सीधी सीधी बात है, सी सेट को आपको हल्के में नहीं लेना है, अगर आप बिल्कुल उसको सर। हल्के में लेंगे तो आप दौड़ से बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल सर, और बहुत बुरी तरह से, मतलब वो खराब भी लगता है जी हाँ। कि एक छोटा सा पेपर था, 33% मार्क्स लाने थे, नहीं हो पाया। सेकंड अटेम्प्ट में आप मेंस देते हैं, इंटरव्यू का जी सर। आपके लिए कॉल नहीं आता। तीसरे अटेम्प्ट में आप फाइनली लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लेते हैं, 295 रैंक आती है। जी सर। जैसे हमने प्रीलिम्स की बात की, जो आपने पकड़ बनाई, जो तब्दीलियां लाए आप अपने अप्रोच में, उस तरीके से मेंस में किस तरीके से आपने डेवलपमेंट्स लाए? सर एक तो चीज़ थी कि 2018 में प्रीलिम्स के बाद मुझे डर बहुत था दो चीज़ों का। एक तो प्रीलिम्स के रिजल्ट का, क्योंकि 2018 का पेपर बहुत टफ था, और मैंने कुछ आंसर्स लास्ट में मतलब ओएमआर शीट में तो मार्क किए थे, बट क्वेश्चन पेपर में मार्क करना मैं भूल गया था सर। उस कारण से क्या हुआ कि, मतलब मुझे याद तो आ रहे थे कि ये नंबर बनेंगे इतने, लेकिन एक्चुअल में डर लगता है कि नहीं होगा शायद क्लियर। तो 1 डेढ़ महीने मेरे उसमें बर्बाद हुए, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है करने को, बहुत ही मतलब ब्लंडर है वो। उसके बाद मुझे डर लग गया कि अब तो 2 महीने में मेंस के लिए तैयारी हो नहीं पाएगी। तो इवेंचुअली मैंने हाफ हार्टेड पढ़ाई की, मैंने लिखा कुछ भी नहीं था, लिखा नोट्स भी नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही चला गया था मेंस देने। इनफैक्ट मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो ऐसे ही चला गया था मेंस देने। तो उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। मेरे मार्क्स बहुत कम थे, 774 कट ऑफ था, मेरे मार्क्स थे 720।
बस एसए में अच्छे थे इसलिए शायद आ भी गए, नहीं तो उतने भी नहीं आते। अगले अटेम्प्ट में सर मैंने एक चीज सीखा कि इस एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे, अगर मतलब परफेक्शन की ओर दौड़ोगे तो यू विल ओनली गेट डिप्रेस्ड। तो मैंने वो सब चीजें पढ़ी जो मेंस के लिए जरूरी है, मतलब सिलेबस वाइज जितना मुझे से हो पाया, जो बेयर मिनिमम कर सकते हैं उतना तो जरूर किया। और हिम्मत कभी नहीं, ये नहीं सोचा कि अब नहीं होगा मेरे, सब छोड़ देते हैं, जितना हुआ उतना करके गया। मेरा हिस्ट्री पेपर 2 बहुत प्रिपेयर्ड नहीं था, वर्ल्ड और मॉडर्न, बट ठीक है जितना हुआ उतना किया। और एग्जाम में लिखने की कोशिश, क्योंकि सर एग्जाम में तो लिखना है, तो मेरी यही रणनीति रही कि थोड़ा सा खुश रहना है और पेपर देने की ओर, मतलब पेपर सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन कि ज्यादा पढ़ लेना और ज्यादा तैयारी कर लेनी। आपने बताया कि आपके ऐसे पे अच्छी पकड़ थी जिस वजह से आपके नंबर आए। तो ये ऐसे पे पकड़ बनाने के लिए या फिर एक बढ़िया ऐसे लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? सर मैंने अपने 2018 के अटेम्प्ट में जो ऐसे लिखा था उसके पहले मैंने एक दो ऐसे प्रैक्टिस किए थे। बाकी मतलब मुझे एक चीज पता था कि इससे एक जीएस आंसर तो नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी अबाउट कि मैं एचडीजी गोल्स लिख रहा हूँ, स्कीम्स लिख रहा हूँ, ये शायद ऐसे नहीं होता है। स्कूल में हम लोग ऐसे ऐसे नहीं लिखते थे। तो मैंने इससे को इससे के जैसे लिखा, एकदम सिंपल, मतलब एकदम क्या मैं कहूँ, जो बेसिक चीजें आपको समझ में आएंगी उस एस्से को पढ़ के। जैसे फिलोसफिकल एस्से में जो एक लाइन है, उस लाइन के जितने भी तरह से आयाम हो सकते हैं मैंने उन सारों को कवर किया और सिंपल भाषा में लिखा। एक दो जो कोट मुझे याद थे मैंने वो लिखा, अपनी बातों को जस्टिफाई किया जो भी मैं लिख रहा हूँ, ताकि एक कोई भी आदमी पढ़े जिसे ये ना लगे कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट ने लिखा है, एक पढ़े, एक नॉर्मल जो इंसान जो पढ़ाई लिखाई करता है उसने लिखा है, ये लगे। तो इस बार के तो नंबर नहीं आए हैं, लेकिन पिछले बार मतलब मेरे 141 नंबर थे इस ऐसे में, तो लगता है मुझे वो काम किया सर। साथ में अगर हम बात करें, जैसे आपका हिस्ट्री है तो वो आपको जीएस वन में हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ऐसे जी में सर। हेल्प करता है। जी सर, ऐसे में मुझे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि एक तो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ें पढ़ना हिस्ट्री में जो थोड़ी ऑब्सक्योर हैं और जो थोड़ा मतलब, जैसे उपिंदर सिंह हमारी एक किताब है तो उसमें हर चैप्टर के, एंशियंट हिस्ट्री की किताब है तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटी सी कहानी लिखी हुई, तो वो कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उनको हमेशा पढ़ता हूँ और कभी कभार उनको यूज़ कर लिया। कोई एक कोटेशन है जिनको जो हिस्ट्री में अच्छा लगा उसको यूज़ कर लिया, कोई मतलब एग्जाम्पल है तो उनको यूज़ कर लिया। हिस्ट्री मुझे लगता है इस मामले में तो हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, कि आप एक ऐसे को एक फ्लो दे पाते हो अगर हिस्ट्री की नॉलेज है। हिस्ट्री एज ऑप्शनल लेने से क्या जीएस फोर में जो हमें कहीं कहीं एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं, आपने देखा होगा कभी इंटेग्रिटी का, अकाउंटेबिलिटी का, इस तरीके के सवाल आते हैं जिनमें आपको एग्जाम्पल्स देने, क्या वहां पर भी हिस्ट्री काम आती है? सर कुछ हद तक काम आती है सर। मैं मतलब इसे पर्सनल पर्सपेक्टिव में ये कहूँगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल की, अगर आप सिर्फ पढ़ाई हिस्ट्री ऑप्शनल की कर रहे हो तो शायद, अगर आप एज अ मशीन पढ़ रहे हो तो शायद ना भी आए काम। बट अगर आप इंटरेस्ट है पढ़ो, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो उनका आप हमेशा यूज़ कर सकते हो जीएस 4 वगैरह में। जैसे कौटिल्य का एग्जाम्पल हुआ या फिर अशोक का एग्जाम्पल हुआ, इन सब एग्जाम्पल्स को आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा करने से मतलब ये बहुत पहले से होते आ रहा है तो हमें आज भी ये चीज़ें करनी चाहिए। इंटीग्रिटी की बात हुई या फिर इम्पार्शियलिटी की बात हुई, तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हर कहानी में, चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न की, कहीं पर भी, चाहे आप शिवाजी की बात कर ले, बिस्मार्क की बात कर ले, हर जगह कोई ना कोई कहानी आप बैठा सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखा जाए तो हिस्ट्री आपको काम देता है ऐसे में, जीएस वन में और जीएस फोर में, और साथ में आपके ऑप्शनल में तो वो काम दे ही रहा है। तो ये तीन चार जगह आपको प्रॉफिट हो जाता है हिस्ट्री एज ऑप्शनल लेने। अब इसके आगे बात आती है कि आपने जो तब्दीलियां प्रीलिम्स और मेंस में की वो तो ठीक, आप पहली बार इंटरव्यू में पहुंचे थे। आप जब पहली बार इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि आप एक भ्रांति बना लेते हैं, आपके दिमाग में एक मिथ होता है। आप ये सोचते हैं कि ये वाला पैनल जो है ये कम मार्क्स देता है, या फिर इनका जो मार्किंग पैटर्न है ये कठिन है, या फिर आप और भी बहुत सारी भ्रांतियां रखते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी कम रहता है पहली बार के बनस्पत। तो वो सारी चीजें आपकी स्थिति में कैसी थी? सर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था 4 3 अप्रैल को। तो एक्चुअली मैंने मेंस के बाद जॉब भी स्टार्ट कर दी थी करनी वापस उसी कंपनी में, तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा था पढ़ने का। तो मैंने कभी भी मतलब एक्चुअल में मेरे साथ एक एक चीज़ ये दिक्कत है कि मुझे चीज़ें बहुत याद नहीं होती हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि 4 चीज़ें याद करके चला जाऊँगा और एग्जाम में लिखा आऊँगा तो शायद सिलेक्शन हो जाए, या फिर बोल आऊँगा तो सिलेक्शन हो जाए। उस पर रिलाई करना मेरे लिए हमेशा घाटे का सौदा रहा है। तो इंटरव्यू में भी मैंने पढ़ा है, जितना समझा है, मैंने हमेशा मॉक्स में भी, कुछ मॉक्स अच्छे हुए कुछ बुरे हुए, मैंने फैक्चुअल क्वेश्चंस पे सर बहुत एफर्ट डालने की कोशिश, थोड़ी एफर्ट डालने की कोशिश करता था मैं, बट उसका आउटकम नहीं निकलता था क्योंकि मुझे चीज़ें याद कम होती हैं। तो जैसे मेरा बोर्ड था, बस्सी सर का बोर्ड था, श्री बस्सी सर का।
तो उन्होंने मुझे जो सवाल पूछे उनका डैफ से कोई कोरिलेशन नहीं था, सवाल एकदम ही अलग तरीके से थे। जैसे मुझे एक सवाल पूछा गया कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आप बताइए कि भारत में करप्शन का इतिहास क्या रहा है, और इस पे 2 मिनट तक बोलिए। तो सर अब ये चीज़ें तो हम लोग इतिहास में पढ़ते नहीं है कि इतिहास में करप्शन क्या रहा, कैसा रहा, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो उसको अपने समझ से बताना सब कुछ, तो ये सब मुझे लगता है कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा काम आता है। किसी किसी बोर्ड में कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो लोग उसमें फैक्चुअल बेटर कर पाते हैं, लेकिन मेरे केस में ये हुआ नहीं। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिचुएशन बेस्ड थे या फिर अलग ही थे बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर मैं याद करके जाता चीज़ें तो शायद वहाँ नर्वस हो जाता। और एक चीज़ में नहीं हुआ, जो मैं नर्वस नहीं हुआ बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के टाइम, तो वो शायद थोड़ा हेल्पफुल था। और मुझे यही लगता है सर कि इंटरव्यू तैयारी करनी है, अपनी तरफ से सब कुछ करनी है, बट ये नहीं कभी भी सोचना है कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ वही आएगा, वो नहीं आया तो क्या करूँगा। और ये तो खैर सारे स्टेजेस पे एप्लीकेबल है, मेंस प्रीलिम्स दोनों पे। तो ब्लैंक माइंड नहीं होना, आपको बिल्कुल एकदम डार्क पैच में नहीं पहुंच जाना, कोशिश करनी है कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखें। बिल्कुल सर, वो बहुत ज़रूरी है। अमित, इससे बात आती है कि आप बीच में कार्यरत भी रहे हैं, आप जॉब में भी लगे थे, जॉब करने के साथ यस साथ आप तैयारी कर रहे थे, बाद में आपने फुल टाइम भी इसके लिए दिया। उन यस सर। सारे समय में न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर कवर करना है, इन सारी आपकी जो सफर रहा है, उसमें ओनली आईएएस के जो आपके न्यूज डिस्कशन है, डेली एडिटोरियल एनालिसिस है, या फिर प्रीलिम बूस्ट, या फिर जो हमारे मंथली कंपाइलेशन है, उनने आपको किस तरीके से हेल्प किया? सर 18 के मेंस के बाद मैंने एक काम स्टार्ट किया था। उस टाइम आप लोग मैगजीन नहीं निकालते थे, मंथली कंपाइलेशन। तो मैंने खुद से प्रीलिम्स बूस्टर के एवर नोट में नोट्स बना के, मतलब शॉर्ट में जितना मुझे लगता है, ओनली आईएएस के नोट्स के शॉर्ट में नोट्स बनाकर मैं उनका प्रिंट आउट करके पढ़ता था। क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ याद नहीं होता जनरली, तो मेरे लिए वो हेल्पफुल था, वो मैंने किया था। फिर आपने मैगजीन निकालनी स्टार्ट करी तो फिर मैंने मैगजीन देखना स्टार्ट कर दिया था। बाकी सर इंटरव्यू के टाइम जब मैं अभी जॉब कर रहा था, तो मैं हमेशा मेट्रो से जाता था। आधे घंटे का रास्ता होता है यहाँ पे गुड़गांव में। तो मुझे ये चीज़ थी कि आधे घंटे में मैं उस दिन का सुबह का अखबार सुबह पढ़ के जाऊँ, और 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के अराउंड आपका एडिटोरियल एनालिसिस आ जाता था। मैं वो सुनते हुए ऑफिस जाता था रोज़। ऑफिस पहुंचा, कंप्लीट किया। तो ये मुझे हमेशा होता था कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ माय डे, ऑफिस स्टार्ट होने से पहले मैंने एक बार अखबार पढ़ लिया है और साथ साथ एडिटोरियल सुन लिया है। तो कुछ कंक्रीट पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ चुके हैं जिन पे मैं दिन भर सोच सकता हूँ, या फिर मतलब जो भी आगे अपना थोड़ा बिल्डअप कर सकता हूँ। तो वो हमेशा सर ओनली आइस ने मुझे बहुत हेल्प किया उस मामले में। तो सुबह से जैसे आपने शरीर के लिए नाश्ता हो गया, दिमाग के लिए आपने एडिटोरियल और ये आपने न्यूज़पेपर पढ़ बिल्कुल दिया, सर। फूड फॉर थॉट आपको ये दिन भर के लिए मिल गया। ये सर क्योंकि फ़ायदा होता है, और जैसे एडिटोरियल में नरेट करते हैं सर, वो भी थोड़ा सा मतलब सूदिंग होता है, इजीली सुना समझ में आ जाता है, चीज़ें बहुत टफ नहीं होती हैं। तो चुपचाप मैं अपना ईयरफोन लगाया, ऑफिस के लिए गया, आधे घंटे में सुन के अपना दिन स्टार्ट किया फिर वहां से। फाइनली अमित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 4 अक्टूबर को पेपर है, मान के चलिए आप ही प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो आप अपने मन में कौन सी ऐसी चीजें जो गांठ बांध के रखेंगे, आप उन पे ध्यान रखेंगे उन चीजों? सर दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे 18 के प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा समझ में आई थी। एक ये कि सर पेपर अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, तो डरना नहीं है। मैंने 18 में पेपर खोला, एक साइड से देखा एक भी सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं, दूसरे साइड से देखा एक भी सवाल नहीं समझ में आ रहा। मुझे लगा अब करें क्या, 4 10 20 सवाल आते थे, उसके बाद सोचना पड़ा, बहुत सोचना पड़ा, तब जाके पेपर बना। दूसरी चीज़ ये सर कि थ्रू आउट द एग्जाम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाकर खुश रहें। खुश रहकर अगर आप दिमाग शांत कर कर कोशिश करेंगे तो यूपीएससी वैसे पेपर बनाता है जो आप अगर सोचे तो भी सॉल्व हो सकते हैं। कुछ सवाल, 4 5 सवाल ही सही, लेकिन हो सकते हैं। तो और उनका एडवांटेज जरूर मिलेगा। प्रीलिम्स इज मेनली अबाउट क्लियरिंग द कट ऑफ। तो आप उस चीज़ में हमेशा अगर आप यूज़ करके उस अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को हमेशा सिलेक्शन ले सकते हैं सर प्रीलिम्स का। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। ये मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल होता है तैयारी में प्रीलिम्स? सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो गोल्ड माइन है मुझे लगता है, क्योंकि दे आर ऑलवेज, उनसे कुछ ना कुछ कोरिलेशन होता है। एटलीस्ट पता चलता है कि यूपीएससी सवालों को बनाना कैसे चाहती है, कैसे बनाती है सवाल। तो वो मैंने पास्ट ईयर कोशिश किए हैं करने के, लास्ट 4 5 6 साल के एटलीस्ट। तो मैं और मेरे एक फ्लैटमेट थे, उनको लास्ट टाइम रैंक 16 आई थी, सौरभ कुमार नाम है। तो 2018 में हमने बैठ के सारे 5 10 साल के सवाल किए। लास्ट ईयर भी 19 में भी मैंने और पहले कुछ सवाल करने की कोशिश किए थे, 90 98 1999 इस टाइम के ईयर्स के।
मॉक टेस्ट सर खुद की प्रैक्टिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज विल नॉट वर्क, योर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी विल वर्क। तो उसके लिए मॉक टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सवालों को एक इन्वायरमेंट में बैठ के, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट हमेशा 2 घंटे बैठ के दें, ना कि 15 सवाल किए 15 सवाल किए ऐसे कर, कि एक माइंडसेट होता है 100 सवाल एक स्ट्रेच में सॉल्व करने का, दिमाग में का क्या लेवल है, फटीग क्या आती है, ये सब भी जरूरी है एग्जाम हॉल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट अपनी प्रैक्टिस है पास्ट ईयर पेपर यूपीएससी को समझने के लिए, और बट इसके पहले मुझे लगता है कि एक बेसिक तैयारी जरूर होनी चाहिए कंटेंट वाइज, फिर इन दोनों का रोल आता है। तो एक रूट, जो एक फाउंडेशन बनाने का काम है, पहले वो होना चाहिए। उसके बाद फिर आप एमसीक्यू लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट करें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी चीजें बाद में आएंगी, पहले फाउंडेशन बिल्ड। बिल्कुल। चलिए अमित, तो यहाँ पर हम अपना सेशन रैप अप करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर हमने बात की अमित कुमार चतुर्वेदी, इनकी रैंक है 295। जो भी हमारी चर्चाएं हुई उससे आप समझ चुके होंगे कि फाउंडेशन बहुत जरूरी है अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए है। इंटरव्यू में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, बल्कि पूरे इस सफर में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में कोशिश करें मन शांत रखें, और मन शांत रख के अगर आप जवाब देने का प्रयास करेंगे तो शायद आप ज्यादा दूर तक पहुंच पाएंगे। ये सारी चर्चाएं हमने की। उम्मीद करता हूं कि आपके मन के जो भी सवाल हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनका जवाब आपको इस वीडियो से मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।